दोस्तों नमस्कार। आज हम इकोनॉमी का जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो हरियाणा के लिए जरूरी हरियाणा जुडिशल एग्जाम के लिए, उसका हम दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम आज का टॉपिक है वो है आरबी। देखो, वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन हरियाणा जुडिशल एग्जाम में इकोनॉमी से बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर फिर भी बनने हुए तो किस टॉपिक से बन सकते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि आरबीआई। तो इसको देख लेते हैं। देखो, आरबीआई बोला जाए तो आप क्या कहेंगे, सर ये आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप कहेंगे सर जितने भी इंडिया में बैंक है वो सारे क्या करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको समझ लेते हैं। ठीक है जी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये इसका जो ऐतिहासिक, जैसे आज जो आरबीआई देख रहे हैं कैसे बना है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने से पहले अगर आरबीआई की हम बात करें, अंग्रेजों के टाइम पे इसका जो उत्पत्ति हुई है वो अंग्रेजों के टाइम पे हुई है, मतलब आज़ादी से पहले हुई है। तो उस समय देखिए, आज अगर बात करें, आज अगर आपको मुश्किल आती है तो आज हमारे पास क्या आरबीआई है। आरबीआई आपकी जो शिकायत है उसका हल करेगा। आपको पता होना चाहिए, अगर आप जाते हैं बैंकों पे तो वहाँ पे जो मेन नोटिस बोर्ड होता है तो वहाँ पे आपको नंबर देखने को मिलेगा, दैट इज़ बैंकिंग ओम्बेड्समैन का नंबर। काफ़ी बैंकों की ब्रांचों में ये नंबर आपको दिखा मिल जाएगा। बैंकिंग ओम्बेड्समैन, ओम्बेड्समैन का मीनिंग होता है शिकायत हर्ता। क्या होता है? शिकायत हर्ता, जो आपकी कंप्लेंट को सॉल्व करता है। देखिए मुद्दे की बात क्या है, आज हमारे पास एक प्रोसीजर है, एक ढांचा है जो शिकायत जो हमारी हल होती है। लेकिन बात है अंग्रेजों के टाइम पे कैसे कार्य हो। एक सरकारी आंकड़ा बोलता है, कहते हैं जब तक देश आज़ाद होने वाला था 1947 तक, उस समय कहते हैं जो बैंकों की संख्या 450 के आसपास पहुंच गई थी। कौन से बैंक? रजिस्टर्ड बैंक, जिन्होंने बकायदा लाइसेंस लिए हुए थे। तो कॉमन सेंस है, कंप्लेंट्स भी आ रही होगी। तो अंग्रेजों के पास इस प्रकार की कंप्लेंट्स आ रही थी। तो फिर अंग्रेजों ने तक इस अब फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने इस बात से तंग आके कमेटी बनाई। कमेटी का नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया हिल्टन यंग कमेटी। हमें एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कमेटी का नाम क्या रखा गया? हिल्टन यंग कमेटी। याद रखना, इसको हम रॉयल कमेटी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? रॉयल कमेटी, इसके भी नाम से जानते हैं। अब मुद्दा क्या है, इस कमेटी ने कुछ समय के लिए, अब कमेटी क्या करेगी, डिस्कस करेगी क्या करना है क्या नहीं करना। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट सबमिट की। अपने इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा, क्या बोला कि देयर शुड बी अ सेंट्रल बैंक। क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल ऑल बैंक विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया। देयर शुड बी अ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल ऑल बैंक विद इन द फिजिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। मतलब भैया जितने भी भारत में बैंक हैं उसके एक सेंट्रल बैंक बनाओ जो क्या करे, रेगुलेट करे। अब हुआ क्या, अंग्रेजों ने इस सोच के ऊपर, जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, इसके ऊपर कार्य किया और बाद में इसको कानूनी रूप देने के लिए क्या किया, एक्ट बनाया। एक्ट बना, एक्ट कौन सा बना? एक्ट बना आरबी एक्ट 1934। अब पहले बात, इसको लीगलाइज किया, कानूनी रूप दिया। अगले साल क्या होता? अगले ही साल जो संस्था है ये आरबीआई इस्टेब्लिश हो जाती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को संस्था इस्टेब्लिश हो गई। देखिए अप्रैल फूल वाले दिन ये संस्था बनती है, लेकिन फिलहाल तो हमको आरबीआई ने अप्रैल फूल नहीं बनाया है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब मुद्दे की बात है, हमसे हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था। देखिए स्टार्टिंग अगर आज बात करते हैं, आज इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। आज का है मुंबई। एक बात कहना चाहूँगा आपको, जिसके भी लास्ट में, भले ही हमारे सरकारी बैंक है, जिसके भी लास्ट में ऑफ इंडिया आता है ना, उसका हेडक्वार्टर मुंबई ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर होता है कलकत्ता। आप इस कोलकाता पहले बोलते हैं, कलकत्ता अब कहते हैं। कब चेंज हुआ? 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज हो गया।
ओके, एक बात समझिए, अगर भैया आरबीआई बनाया है तो पैसा भी तो लगा होगा ना, क्या लगा होगा, पैसा भी लगा हो, तो कैपिटल कितना लगा, याद रखिएगा कितना लगा, 5 करोड़। आपसे पूछा जाता है ये 5 करोड़ किनका लगा था, क्या उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, नहीं, उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया था, जो ये क्या था, 100 प्राइवेट शेयर होल्डर थे, उन्होंने अपना निजी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था, इस बात को ध्यान रखना, 100 प्राइवेट शेयर होल्डर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब मुद्दे की बात समझिए, ये कुछ चीज़ें हैं इसके ऊपर से एग्ज़ाम में आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब एक बात और समझिएगा, एक चीज़ और आती है, जब देश आज़ाद होगा, जब देश आज़ाद होगा तो क्या किया गया, आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली प्राइवेट को सरकारी कर देना। तो इनके जो हिस्सादारी बनती है इनको दे देगी किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई क्या कर दिया गया, नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या है यहाँ पे, हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन किया गया, यहाँ रखना इस बात, हैप्पी न्यू ईयर दिन वाले किया गया। देखो पहले अप्रैल फूल, यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर, इन बातों को याद रख। तो ये क्या है, ये है हमारी आरबीआई की, आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कैसे हमारा आरबीआई बना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए आरबीआई क्या क्या फंक्शन है, हम यहाँ पे सारे देख लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। ओके, चलिए, पहला फंक्शन, रेगुलेट और बैंक, ये तो सही है ना, जितने भी भारत अंदर के जो इंडियन टेरिटरी ऑफ, जो भारत की टेरिटरी है उसके अंदर जितने बैंक है सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो रेगुलेट ऑल बैंक्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। चलिए, एक तो ये बात होगी। दूसरा क्या करता है, इशूअर ऑफ करेंसी, इशूअर ऑफ करेंसी, भैया करेंसी छापता है। अरे देखा नहीं था आपने, नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी हुई थी तो बाद में क्या हुआ, नई सीरीज के नोट आए ना, महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट आए, ठीक है जी, 2000 का आया। तो ये काम कौन करता है, आरबीआई करता है। अच्छा क्वेश्चन बोला जाए, अगर भारत के इतिहास में नोटबंदी कितनी बार हुई है, याद रखना 3 बार हुई है। लेटेस्ट वाली कब हुई थी, 2006, याद है सभी को मित्रों, बोला था ना मित्रों ये नोट आज से नहीं चलेंगे, तो भैया 2006 में हुआ था, याद रखना 8 नवंबर 2000, ये 16 की बात है, सॉरी यहाँ पे सही कर लीजिएगा, 2016 जो लेटेस्ट वाली है। इससे पहले याद रखना 1978 में भी हुआ है और 1946 में भी आपकी डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी हुई थी। तो आरबीआई क्या करता है, इशू ऑफ करेंसी, करेंसी छापता है। इसके अलावा और आरबीआई क्या काम करता है, आरबीआई क्या करता है, मेंटेन करता है फॉरेक्स रिजर्व। क्या करता है, मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व। ये भैया फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, देखो ये फॉरेक्स है, 2 शब्दों को मिला के बना, डेट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब देखो इंपोर्ट, देखो एक्सपोर्ट में तो क्या होगा, एक्सपोर्ट में तो पैसा आएगा जो आने वाला है। इंपोर्ट में जब हम चीज़ें मंगा रहे हैं तो उस केस में हमें कुछ करेंसी देनी पड़ती है। समटाइम क्या होता है, जो इंडियन रुपये से इसकी इतनी डिमांड नहीं होती तो क्या देना पड़े, जो मांगते हैं, मांगे क्या, डॉलर मांग लेते हैं, गोल्ड मांग लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों का संगठन है जो हमारे एक्सपोर्ट, जो अपना इंपोर्ट के लिए काम आता है, उसे बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। तो कौन मेंटेन करता है, आरबीआई। तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या काम करता है, याद रखना आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंकर्स बैंक। मतलब मुद्दे की बात क्या है, जब हमको चाहिए पैसा, अरे अगर आम जनता उसको चाहिए पैसा, वो कहाँ गया, बैंक के पास। अगर बैंकों को चाहिए पैसा, अरे बैंकों को भी कभी कभी क्या होती है, पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तो इन डैट केस बैंक कहाँ जाएंगे, बैंक जाएंगे आरबीआई के पास। याद रखना एक बात और, आरबीआई को हम LOLR भी कहते हैं। भैया ये कौन सी बला है, LOLR, ये कौन सी बला है, तो देख लेते हैं। LOR क्या है, स्टैंड फॉर लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। क्या है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट मीनिंग होता है किसका, LOLR। देखो लैंडर का मीनिंग होता है कर्ज देने वाला। क्या होता है, कर्ज देने वाला। तो कहना क्या चाहता है कि बाई चांस मान लीजिए जब बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, बैंक को मार्केट में कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, तो लास्ट रिजोर्ट, रिजोर्ट एक शब्द है, रेस्ट, इससे बना है। तो अंतिम जगह जहाँ से उसको पैसा मिलेगा, जब कर्ज मिलेगा, तो वो क्या है, आरबीआई। किसके लिए, बैंकों के। तो याद रखना, अगर बोला जाए एलओआर किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं आरबीआई को। तो ये हो गया। इसके अलावा याद रखना
आरबीआई को गवर्नमेंट का बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट का बैंक भी बोलते हैं। याद रखना, जब ज़रूरत पड़ती है, भारत सरकार को ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो भारत सरकार कभी भी पैसा खुद नहीं लेती, वो आरबीआई इसके बिहाफ पे पैसा अरेंज करता है। भले उस वक्त खुद अवेलेबल है तब लेगी, या फिर क्या करेगा, किसी अन्य जो मतलब है, अन्य कोई मीन है, वहाँ से पैसा ये अरेंज करवाएगी, जिसमें बॉन्ड आ जाता है, ट्रेजरी बिल आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आपने इनको याद रखना है। चलिए जाते जाते कुछ एक बात मैं आपसे और शेयर कर लूँ। अगर बोला जाए कि अभी कलर चेंज कर लेते हैं इसका, कि इशूअर ऑफ करेंसी, कि भारत में करेंसी कहाँ छपती है। देखो यहाँ पे करेंसी छपती है ना, उसको कहा जाता है प्रिंटिंग प्रेस। क्या बोला जाता है? प्रिंटिंग प्रेस। आपको पता होना चाहिए कहाँ का नोट छपते हैं। नोट करिएगा, सालबोनी, सालबोनी वेस्ट बंगाल, यहाँ पे नोट छापे जाते हैं। देवास मध्य प्रदेश, यहाँ पे नोट छापे जाते हैं। उसके अलावा और कौन सा? नासिक हो गया हमारा, नासिक के संतरे है ना, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। उसके अलावा क्या होगा? मैसूर, मैसूर कर्नाटका में। टीपू सुल्तान बड़े फेमस है यहाँ से, मैसूर कर्नाटका से। तो ये कुछ जगह है यहाँ पे हमारे नोट छापे जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। और एक और बात, आरबीआई सबसे बड़ा नोट कितने का छाप सकती है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा नोट मैक्सिमम फेस वैल्यू वो है 10,000 का। याद रखना, ये 2 रुपये से लेके 10,000 तक के नोट छापने का काम किसके पास होता है? आरबीआई के पास। अगर बात करते हैं 1 रुपये का नोट कौन छापता है, तो वो काम आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। और बोला जाए 1 रुपये के नोट के ऊपर साइन किसके होते हैं? वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। इस बात को याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, अगर बात करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? ही इज टीबी सोमनाथन। टीबी सोमनाथन इज करंटली द फाइनेंस सेक्रेटरी। इसको ध्यान में रखिएगा, हमारे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ आरबीआई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे बोला जाए कि आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है अंडर विच एक्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है अंडर विच एक्ट, तो याद रखना आपने टिक करना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्या टिक करना है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अरे गलती से वो टिक करना ना, ये आपका ये वाला आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई उस एक्ट के अंतर्गत बना था। हाँ, अगर बोला जाए कि जो आपका आरबीआई है बैंकों को देता है लाइसेंस, बैंकों को क्या देता है? लाइसेंस देता है। वो किस एक्ट के अंतर्गत देता है? तो उसका आंसर आएगा आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2E। तो उसमें आप ये नोट करना, अदरवाइज नहीं। और एक और बात, एक अगर बैंकों को लाइसेंस दे रहा है, अगर किसी बैंक को कमर्शियल बैंक का लाइसेंस लेना है, तो उसके लिए कितना चाहिए पैसा? तो याद रखना 500 करोड़ चाहिए होता है। ये थोड़ा सा बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने कर लिया फंक्शन, कर लिया आरबीआई में। अब थोड़ा सा हम हल्का सा बैंकों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बैंकों के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बात करते हैं कि पहली बात है कि भारत में बैंकों की संख्या देख लेते हैं, और बैंक किस प्रकार से, ढांचा कैसा, उसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो नॉर्मली बैंकों को 2 कैटेगरी में डाला जाता है, वो है, एक है शेड्यूल्ड, दूसरा है अनशेड्यूल्ड। पहला क्या है? शेड्यूल्ड। दूसरा क्या है? अनशेड्यूल्ड। भैया शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? सुनो, ऐसे बैंक जिसको लाइसेंस मिला कौन सा? सेक्शन 2E के अंतर्गत आरबीआई एक्ट, उसको बोलते हैं शेड्यूल। अनशेड्यूल्ड क्या? जो इसके अंतर्गत नहीं मिला, सिंपल बात है। अब शेड्यूल की अलग अलग कैटेगरी है, कौन कौन सी? जैसे कि एक आता है कमर्शियल बैंक, एक क्या आता है? कमर्शियल बैंक। एक आता है आरआरबी, एक आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, अब मैं कमर्शियल बैंक की बात करता हूँ। देखो कमर्शियल बैंक के बारे में एक खास बात जानना कि कमर्शियल बैंक के बारे में, इन बैंक का जो मेन एम होता है ना, वो होता है प्रॉफिट। भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अरे यही कमर्शियल बैंक का मेन मकसद होता है, प्रॉफिट।
ओके, तो मुद्दे की बात क्या है, एक कितने तरह के होते हैं वो आपको टाइप बता देते हैं, यहीं बता देंगे, यहाँ यहीं बता देते हैं। कमर्शियल बैंक, एक तो आप बोलिए पब्लिक सेक्टर बैंक, क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। अरे भैया किसी बैंक को मैं पब्लिक सेक्टर कब बोलूँगा, याद रखना, किसी बैंक को पब्लिक सेक्टर में तब बोलूँगा जब उसमें ऑनरशिप, मतलब ऑनरशिप गवर्नमेंट की कितनी हो जाए, मोर देन 50%, मतलब 50% शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक बिलोंग्स टू इंडियन गवर्नमेंट, तो इसको बोलेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। फिलहाल अगर संख्या की बात करें, अभी 12 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसको याद रखिएगा। अगर सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बात की जाए वो कौन सा है, वो SBI है, ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन सा बैंक है जिसके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ब्रांचें आउटसाइड कंट्री, वो भी SBI है। एक बात बताना चाहूँगा, लगे हाथ, एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट का नाम है DSIB। ये क्या होता है DSIB? डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। ना जाने कितने एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बोला जाए, देखो होता क्या है, RBI एक लिस्ट मेंटेन करता है। RBI क्या बोलता है, दीज बैंक आर टू बिग टू फेल, मतलब मुद्दा समझिए, अगर इन बैंकों को कुछ हुआ तो होगा क्या है, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तो RBI ये लिस्ट मेंटेन करता है। तो इसमें कौन कौन से बैंक है याद रखना, एक बैंक सबसे बड़ा और दो प्राइवेट बैंक। सरकारी बैंक में कौन सा है, SBI सबसे बड़ा आता है, और प्राइवेट में कौन कौन सा आता है, एक आता है HDFC और तीसरा आता है ICICI। तो ये 3 बैंक है जो इस लिस्ट में डाले जाते हैं, तो इसको भी याद रखना, एग्जाम में हमारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक कितने, 12, ये हमने पढ़ लिया। अब आते हैं प्राइवेट बैंक की बात करते हैं। तो तीसरा कमर्शियल बैंक का टाइप क्या है, प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक हो गया, ठीक है जी, सिंपल बात है, प्राइवेट क्या होगा, 50% शेयर बिलोंग टू प्राइवेट पर्सन। इसके अलावा आता है हमारा फॉरेन बैंक। देखो फॉरेन बैंक क्या होता है, ऐसा बैंक जिसकी जो ब्रांच है, हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर है, उसको फॉरेन बैंक कहा जाता है। अब आते हैं RRB। देखो इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है ग्रामीण इलाका, रूरल एरिया। इसमें एक बात याद रखना, तुमको जो मेन बात याद रखना वो रखनी है परसेंटेज, क्या रखनी है, परसेंटेज, ठीक है, वो मत बोलना 50, 35, 15। देखो 50, 35, 15 ये क्या है, ये बेसिकली शेयर है, किसका कितना पैसा लगा। देखो इस बैंक का जो मेन मकसद था, जो ग्रामीण इलाका उसको फोकस करना। तो भारत सरकार ने इस कार्य को करने के लिए ये कुछ हिसाब RRB खोला। ये 50% किसका होता है, ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, याद रखना। ये 35 किसका होता है, ये 15 किसका होता है, ये होता है स्टेट का, राज्य सरकारों का। और ये 35 होता है, ये किसका होता है, स्पॉन्सर बैंक, क्या होता है, स्पॉन्सर बैंक। और ज़्यादातर पाया गया ये स्पॉन्सर बैंक क्या होता है, ये आपका इन्हीं पब्लिक सेक्टर बैंक में से एक होता है, ठीक है जी, ये बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलती है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे इनके ऊपर भी आराम तौर से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। जो हमने आपको RBI का चैप्टर करवाया और थोड़ा सा बैंक के बारे में बताया, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, एग्जाम में हमारे इसके ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताना चाहेगा अभी टेस्ट आने वाला, टेस्ट अटैम्प्ट करिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।